नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमलता तिवारी, शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर स्वशासी महिला महाविद्यालय रायपुर में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के छात्र छात्राओं के लिए पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 5वें में कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या इस टॉपिक पर अपना लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्ल मार्क्स का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या, इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताते हुए कहा है कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक कारणों से होता है। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि इतिहास की प्रगति में और व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्ल मार्क्स का ये विश्वास है कि एक आर्थिक तत्व ही ऐसा है जो समाज की व्यवस्था को निर्धारित करता है और उसमें परिवर्तन लाता है। कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि प्रत्येक देश की सामाजिक व्यवस्था, व्यापार, उद्योग, कला, राजनीति, धर्म, नैतिकता, ये सभी इन सब का आधार देश की भौतिक दशाओं पर ही निर्भर होता है। और कार्ल मार्क्स के अनुसार जीवन की जो भौतिक दशाएं हैं उनका तात्पर्य यह है कि वातावरण, उत्पादन, वितरण और विनिमय। कार्ल मार्क्स के अनुसार इन चारों भौतिक दशाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उत्पादन। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, इसलिए मनुष्य प्रकृति से ये सभी वस्तुएं उत्पादन करता है। उत्पादन करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है जिससे वह अपने जीवन यापन कर सके। जो अपने जीवन के लिए वस्तुएं जरूरी समझता है वह अपने लिए उत्पादन करता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत ये बताया है कि भावी मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं हैं और इनमें से प्रथम 4 अवस्थाएं तो गुजर चुकी हैं, उनमें से समाज गुजर चुका है और जो शेष 2 अवस्थाएं हैं वो आना बची हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। पहला है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास युग, तीसरा है सामंतवाद का युग, चौथा पूंजीवाद का युग, पांचवा श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना और छठवां है साम्यवादी अवस्था। पहला युग है आदिम साम्यवादी युग। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का यह प्रारंभिक युग आदिम साम्यवादी युग था। इस युग में मनुष्य जंगल में निवास किया करता था, कंदमूल फल फूल खाकर अपने जीवन का निर्वाह किया करता था। इसी प्रारंभिक युग में मनुष्य को कृषि और पशुपालन की कोई भी जानकारी नहीं थी। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। इस तरह से मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी उसे वस्तुएं चाहिए होती थी वह प्रकृति से प्राप्त कर लिया करता था। समाज में पूरी तरह से समानता थी और कोई भी इस आदिम साम्यवादी युग में किसी का भी शोषण नहीं करता था। कार्ल मार्क्स ने इस पहली अवस्था को आदिम साम्यवादी युग कहा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार दूसरा युग है दास युग। इस युग में धीरे धीरे परिवर्तन आया और मनुष्य खेती करने लगा। जिन पशुओं का शिकार किया करता था, जिन जानवरों का शिकार किया करता था, उन जानवरों को वह पालने लगा, पशुपालन करने लगा और इस तरह से मनुष्य धीरे धीरे मनुष्य को संपत्ति की जानकारी हुई। मनुष्य ने हथियारों को बनाया। संपत्ति के कारण धीरे धीरे आकर चल करके मनुष्यों में लड़ाई झगड़े भी होने लगे आपस में और इसी बीच ही विवाह और परिवार इन भावनाओं का भी उदय हुआ। आपस में उनके लड़ाई झगड़े होते थे और इसमें वे झुंड बना करके लड़ाई किया करते थे। इसमें एक झुंड जीत जाया करता था और दूसरा झुंड हार जाया करता था और इस तरह से जीता हुआ झुंड हारे हुए झुंड को अपना दास बना लेता था। इस तरह से स्वामी और दास यानी जीता हुआ जो झुंड था वो स्वामी और हारे हुए झुंड को दास। इस तरह से पूरा समाज स्वामी और दास इन 2 भागों में बंट गया। तीसरा युग है सामंतवाद का युग। समय के साथ साथ दास प्रथा में भी परिवर्तन आया और दास प्रथा का स्थान सामंतवादी अवस्था ने ले लिया। सामंतवादी अवस्था में इस भूमि के जो स्वामी होते थे वे सामंत कहलाते थे और कृषक पूरी तरह से सामंतों पर ही निर्भर रहते थे और वे सामंत किसानों पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे और जो थोड़ी बहुत संपत्ति किसानों के पास हुआ करती थी वे उसे भी उनसे छीन लिया करते थे। सामंतों के लिए किसान उनके खेतों में खेती बाड़ी किया करते थे और इस तरह सामंतों और किसानों के बीच वर्ग संघर्ष जो है वह हमेशा चलता रहता था। चौथा युग है पूंजीवादी युग। कार्ल मार्क्स का कहना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में पूंजीवादी युग का प्रारंभ हुआ। इस युग में यूरोप में विभिन्न देशों में बड़े बड़े कल कारखाने लगे और इन कल कारखानों के स्वामी पूंजीपति हुआ करते थे। इन कारखानों में लाखों मजदूर काम किया करते थे और इस युग में
इन पूंजीपतियों के द्वारा इन मजदूरों का बहुत अधिक शोषण किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि जो पूंजीपति थे वे और अधिक पूंजीपति होते चले गए और अधिक अमीर होते गए, और जो श्रमिक थे वे और अधिक गरीब होते चले गए। इस तरह से पूंजीपतियों द्वारा निरंतर श्रमिकों का शोषण किया जाता था और पूरा जो समाज था वह दो वर्गों में विभाजित हो गया, पूंजीपति और श्रमिक, और दोनों वर्गों में आपस में मतभेद बहुत अधिक बढ़ने लगे। पांचवा युग है श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना। ये इतिहास के विकास की पांचवी अवस्था है। कार्ल मार्क्स का ये मत था कि पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण से उन्हें संगठित होने की प्रेरणा मिलती है, और कार्ल मार्क्स का मानना था कि श्रमिक वर्ग संगठित होकर के पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति करेगा और पूंजीपतियों के राज्य को समाप्त करके एक सर्वहारा वर्ग की स्थापना करेगा, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी शासन की स्थापना करेगा। और इस सर्वहारा वर्ग में कृषक, मजदूर, छोटे छोटे जो गरीब, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, निम्न वर्ग के व्यक्ति, गरीब वर्ग के व्यक्ति, ये रहेंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की आर्थिक व्याख्या की छठवीं अवस्था है साम्यवादी अवस्था। कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो अंतिम युग होगा यह साम्यवादी युग होगा, यह मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था होगी। साम्यवादी अवस्था यह राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था होगी। इसमें वर्ग संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि पूंजीवाद के समाप्त हो जाने से केवल एक वर्ग, श्रमिक वर्ग ही इसमें रहेगा, और यह वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाएगा। इस साम्यवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार कार्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत ये 6 युगों के बारे में बताया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इनमें से 4 युग तो हो चुके हैं, 5वां और 6वां युग अभी आना शेष है। कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत की आलोचना की गई है। पहली आलोचना है कि आर्थिक तत्व पर कार्ल मार्क्स ने बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक जोर दिया है। आलोचकों का कहना है कि कार्ल मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्व को बहुत अधिक महत्व दिया है। ये सही है कि आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है, पर फिर भी जीवन की और भी अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और वे भी जीवन को प्रभावित करती हैं। दूसरी आलोचना की गई है कि प्रत्येक आर्थिक परिवर्तन उच्चतर युग को जन्म नहीं देता। आवश्यक नहीं है कि हर बार होने वाले इतिहास में परिवर्तन के बाद जो आने वाला युग होगा, आवश्यक नहीं कि यह बीते हुए युग से आने वाला युग ज्यादा श्रेष्ठ होगा, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि परिवर्तन होने के बाद निम्नतर स्थिति भी आ जाए या उच्चतर स्थिति भी आ जाए, दोनों ही तरह की स्थितियां आ सकती हैं, ये आलोचकों का कहना है। तीसरी आलोचना की गई है कि सभी ऐतिहासिक घटनाओं की आर्थिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। आलोचना की गई है कि इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाओं के मूल में आर्थिक कारण ही होगा, यह आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो राजनीतिक या सामाजिक या सांस्कृतिक कारणोंवश घटित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा संन्यास लिया जाना, या देश में मराठा शासनकाल का अंत होना, या इतिहास में होने वाले विभिन्न जो भी युद्ध हुए हैं, उन सभी युद्धों का मूल जो कारण है वह आर्थिक ही रहा होगा, यह आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अन्य कई दूसरी घटनाओं की वजह से भी क्रांतियां होती हैं और इन कारणों से भी घटनाएं हुई हैं और परिवर्तन आया है। चौथी आलोचना की गई है कि इतिहास के निर्माण में संयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संयोगवश भी कई बार घटनाएं घटित होती हैं। पांचवी आलोचना की गई है राजनीतिक शक्ति का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि उत्पादन के साधनों पर जिनका स्वामित्व होता है, आवश्यक नहीं कि राजनीतिक सत्ता पर भी उनका ही अधिकार हो। कई बार बुद्धि, साहस या अपनी कार्यक्षमता या छल कपट के आधार पर भी राजनीतिक शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित किया जाता है। आवश्यक नहीं कि हर बार जो व्यक्ति पूंजीपति हो, जो व्यक्ति धनवान हो, जिसके पास आर्थिक सत्ता हो, वही देश पर शासन करे। तो राजनीतिक शक्ति का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है, ये आलोचना की गई है। अगली आलोचना है कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्थाओं का क्रम हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, पर वह संपूर्ण विश्व पर एक साथ लागू नहीं होती। जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका या अमेरिका के अधिकांश भागों में दास प्रथा, सामंतवादी प्रथा का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। एशिया और अफ्रीका की कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो अभी भी जनजातीय अवस्था में निवास
कर रही हैं। अगली आलोचना की गई है, विकास की गति पर केवल आंतरिक वातावरण का ही नहीं बल्कि बाहरी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य स्थापित किया गया और इस तरह से लंबे समय तक उन्होंने भारतवर्ष की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति पर उनका प्रभाव रहा है। तो इस तरह से विकास की गति पर केवल आंतरिक वातावरण का ही नहीं बल्कि बाहरी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। 8वीं आलोचना है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विकास क्रम के आधार पर ऐतिहासिक युगों का निर्धारण संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स के इस कथन के आधार पर हम सबसे पहले पूंजीवादी व्यवस्था ब्रिटेन और फ्रांस में होने के कारण उनमें ही सर्वहारा वर्ग के द्वारा क्रांति की जानी थी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। सोवियत संघ में हम देखते हैं कि 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवादी क्रांति होने के दौरान वहां पर जार का शासन था और जार के शासन काल के दौरान वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था न होकर के वहां पर कृषि प्रधान व्यवस्था थी। और इसी तरह से चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई वो औद्योगिक दृष्टि से कोई विकसित देश न होकर के एक अविकसित देश में क्रांति हुई थी। तो आवश्यक नहीं कि यदि क्रांति होगी तो वह पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद ही वहां पर सर्वहारा वर्ग के द्वारा क्रांति की जाएगी। और आलोचना की गई है 9वीं आलोचना, इतिहास की अंतिम अवस्था राज्यविहीन समाज नहीं है। कार्ल मार्क्स ने यह प्रतिपादित किया कि इतिहास का विकास राज्यविहीन, वर्गविहीन समाज का निर्माण करने के बाद रुक जाएगा। यह सही नहीं है क्योंकि प्रकृति का नियम तुरंत निरंतर गतिशील रहा है। इसमें रुकने या पूर्ण विराम होने जैसी कोई भी स्थिति संभव नहीं है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। हम देखते हैं कि यद्यपि कार्ल मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या में अनेक त्रुटियां हैं, पर उसके बावजूद भी कार्ल मार्क्स ने इसके माध्यम से सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक तत्व पर जोर देकर समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया है। इतिहास को बदलने में भी आर्थिक शक्तियां महत्वपूर्ण रही हैं। आज इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करके समाज का विकास नहीं हो सकता। आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन भी नहीं किया जा सकता है। इस तरह से यह कार्ल मार्क्स की राजनीतिक चिंतन को इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है, यह कार्ल मार्क्स की एक महत्वपूर्ण देन है। धन्यवाद।